नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का संस्कृति रोजगार के YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के माध्यम से और सड़कों के विकास के माध्यम से वहां के युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। यहाँ पर कई सारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। वहाँ पे आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा एक्सप्रेस वे है जिसके माध्यम से जिसके आसपास इंडस्ट्रीज को बनाया जाएगा, इंडस्ट्रीज को वहाँ पर जनरेट किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो एरिया जिसे आज की डेट में हम बिल्कुल डेड जोन मानते हैं, उसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में बनाकर जो वहाँ के युवा हैं उनके लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश के जो युवा जॉब की तलाश करते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। यहाँ पे कई सारे वर्कर्स अभी से उस लाइन में आ गए हैं कि भाई जैसे ही यहाँ पे जॉब निकले और हम वहाँ पे एकदम अप्लाई कर दें, जॉब ले लें। यहाँ पे हमें समझना होगा किस किस डिपार्टमेंट में जॉब आने वाली है, किस किस तरीके के लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एंड तक देखना है कि क्या आपके लिए ये पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है या नहीं। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे आज हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की, जिसे कहा जा रहा है कि ये पूरब से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ देगा। पूरब का मतलब जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, इलाहाबाद वाला, उसको मेरठ से जोड़ेगा। मेरठ जो वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र है, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के हर एक एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, आपके एक्सप्रेस वे से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 12 जिले बताइए जहां से आपका गंगा एक्सप्रेस वे गुजरेगा। ये भी आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक जो ट्वीट किया गया है उसके बारे में भी, कि भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी YEIDA की जो फिल्म सिटी है उसकी आधारशिला रखी है और यहाँ पे 24 अप्रैल को ये पूरा का पूरा जो काम होना था वो हो गया है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ये फिल्म सिटी है वो कहाँ पे बनाई जा रही है। तो नोएडा, वो जो क्षेत्र सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, अब वो फिल्म सिटी के लिए भी जाना जाएगा। फिल्म जगत में जितने भी लोग, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एडिटिंग डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो, उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन होगा। यहां पर एक दूसरी न्यूज जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिसके आसपास इंडस्ट्रीज बनाकर यहां के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा, यहां के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, वो है आपका यूपी का लॉन्गेस्ट गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और इसको 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको उद्घाटित किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की, तो ये मेरठ से लेकर प्रयागराज तक दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि इसके किनारों पर, इसके साइड में कई सारी इंडस्ट्रीज को नया रूप दिया जाएगा। दूसरा, कई सारी नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो 12 जिले कौन कौन से हैं जहां पे ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वो समझना जरूरी है। अगर मैं बात करता हूं इसकी डिटेल एनालिसिस की, तो उत्तर प्रदेश जो कि बना रहा है क्या, गंगा एक्सप्रेसवे, अब वो बनकर वैसे तो तैयार है, लेकिन यहां पर ये देखना होगा, ये सिर्फ एक हाईवे नहीं होगा, ये विकास और आस्था को जोड़ने वाला एक मेगा कॉरिडोर होगा। अब यहां पे दो शब्द आ गए, एक आया विकास और एक आया आपका जो आपकी आस्था वाला सेगमेंट है। तो यहां पर आस्था वाला सेगमेंट में सबसे एंड में समझाऊंगा कि किस तरीके से आस्था का एंगल यहां से जुड़ रहा है। दूसरी बात, इसकी जो लंबाई है
वो आपको ध्यान रखनी है। 594 किलोमीटर ये लंबा रहेगा और यहां पे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में ये जाना जाएगा, मतलब इसके आसपास हरियाली भी देखी जाएगी। ये मेरठ से प्रयागराज रहेगा, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 12 जिले आएंगे और 500 से ज्यादा गांव यहां पे कनेक्ट होंगे और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये एक सामाजिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। दूसरा, यहां पे गांव की जो दशा है वो भी बदलेगी, उनके पास बहुत सारे चांसेस होंगे अपने रोजगार का सृजन करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत बार कि जब किसी भी एरिया से हाईवेज गुजरते हैं, आपका नेशनल हाईवे, आपका स्टेट हाईवे अगर कहीं से गुजरता है तो उस रोड के किनारे कई सारे लोग अपनी शॉप्स को बना लेते हैं, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बेहतरीन तरीके से चलने लग जाती है। यहां तो खुद सरकार कह रही है कि हम इस एरिया में इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब जिन गांव से शहरों तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, अब इजीली वहां पे पहुंच पाएंगे। आपने देखा होगा कि रायबरेली वाला हिस्सा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें उन्नाव वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हरदोई का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और शाहजहांपुर का हिस्सा भी अपने डिफेंस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहां पे शाहजहांपुर ध्यान रखिएगा, इसको समझना है कि ये डिफेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैं इसके की पॉइंट्स की बात करूं कि भाई ये किस तरीके से हमें याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, तो यहां पे गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये 519 गांवों से जुड़ेगा, तो प्रॉपर यहां पे 519 गांव पड़ेंगे। ये मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होगा और प्रयागराज के जुड़ापुर दादू गांव के पास जाकर खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों शहर भी याद रखिएगा और गांव भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपी के एग्जाम में गांव भी पूछ सकता है। दूसरी बात, यहां पे इसकी चौड़ाई 120 मीटर है, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और इसकी जो स्पीड बताई जा रही है टॉप स्पीड, तो वहां पे 120 किलोमीटर पर घंटा आप स्पीड पर चला सकते हैं। अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट कितने आएंगे, 12, ये आप अच्छे से जान चुके हैं। अगर लागत की बात करूं कि सरकार का पैसा कितना लगा है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 36,402 करोड़ रुपए लगे हैं। अब आ जाते हैं इस साइड में कि भाई यहां पे क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो जैसा आपने देखा होगा एक्सप्रेसवेज पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो कुछ खास चीजें ये है कि एटीएम मिलेंगे, ईवी चार्जिंग। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इसी वजह से यहां पे ध्यान रखना है कि ईवी चार्जर पॉइंट बहुत सारी जगह पे दिया जाएगा। फूड कोर्ट बनाए जाएंगे पब्लिक यूटिलिटी के लिए, जो टॉयलेट वगैरह होते हैं वो बनाए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शाहजहांपुर के पास जो जगह है, जो शाहजहांपुर है, वहां पर 3.5 किलोमीटर लंबा जो एयर स्ट्रिप है वो बनाया जाएगा। जैसे एयर स्ट्रिप की बातें अगर क्लियर की जाए तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सड़कों पर हमने जहाज उतार दिया। अगर मान लीजिए कि हम जिस तरीके से दुश्मन के जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनको बर्बाद करते हैं, हो सकता है चाइना, पाकिस्तान, कोई भी हमारे एयर फील्ड्स को खराब कर दे, चीजें खराब कर दे, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी करने, जो लैंडिंग है उसको करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जगह हो। तो उसी को ध्यान में रखकर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। कहां पर? शाहजहांपुर के पास। क्लियर है? और ये पूरा कितना एरिया होगा? 3.5 किलोमीटर लंबा ये एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। अगर सुरक्षा का इंतजाम देखा जाए कि भाई कैसा है, तो एआई बेस्ड सर्विलेंस होता रहेगा। दूसरा 24/7 यहां पे कैमरे से मॉनिटरिंग रहेगी और हाई स्पीड इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी यहां पे रहने वाली है। अब सवाल आता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये गुजरेगा। तो 12 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए हैं, तो उनको देख लेते हैं। मेरठ का बिजौली गांव से स्टार्ट होगा,
फिर उसके बाद हापुड़ जाएगा, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, संभल, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, देन आपका प्रयागराज। और सबसे इंपॉर्टेंट बीच में एक डिस्ट्रिक्ट रह गया है जहां पर आपको ध्यान रखना है 3.5 किलोमीटर की इमरजेंसी हवाई पट्टी जो है शाहजहांपुर, वो भी याद रखना है। तो हमें ये 12 के 12 याद रखना है। मेरठ याद रखना है, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, संभल, देन शाहजहांपुर जहां पे आपकी एयर स्ट्रिप आएगी, फिर हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और फिर प्रयागराज। क्लियर रहेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात पर। यहां पर इंडस्ट्रीज भी बनाई जाएंगी इस पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके आसपास। सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा इन 4-5 एरियाज में। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, यहां 27 इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे फार्मा पार्क बनाए जाएंगे। जो बच्चे बी फार्मा किए हुए हैं उनके लिए रोजगार यहां पे बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद आईटी हब की बात की जा रही है, वो भी उन्नाव में। आपने सुना होगा आईटी हब जब भी हमारे दिमाग में आता है तो बेंगलोर आता है। तो यहां पे उन्नाव को फेमस किया जाएगा, उन्नाव को डेवलप किया जाएगा एज अ आईटी हब। दूसरी बात करते हैं मेरठ वाला, जिसे हम पूरा का पूरा एरिया फार्मा पार्क के रूप में डेवलप होगा। भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरठ के लिए, इस एरिया के लिए, वेस्टर्न यूपी के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो यहाँ पे बदायूं जो आपका वेस्टर्न यूपी में आता है, हरदोई जो आपका ईस्टर्न यूपी में आता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के बच्चों के लिए। इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्र के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर लॉजिस्टिक और कारोबार इन सारी चीजों को देखें तो वहां पर इस पूरे फील्ड को भी बूस्ट मिलेगा। जब आप एक्सप्रेसवे के किनारे पर लॉजिस्टिक हब बनाते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाते हैं, तो वो डेवलप होते हैं। जैसे आप उन्नाव की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, यहाँ किसान अब अपनी उपज, अपने फल, सब्जी, अनाज, अपने डेयरी उत्पाद कई बड़े बड़े शहरों में बेच पाएगा। उनको वहां तक बाजार की जो उपलब्धता है वो मिल पाएगी। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज है रियल एस्टेट। जो प्रॉपर्टी के दाम है वो अब बहुत बढ़ जाएंगे। इस एरिया के आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत बढ़ जाएगी। यहां पे सरकार भी चाहती है कि वो हमको चाहे, मतलब वो हमको हायर करना चाहती है। यहां से जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। अब यहां पे सवाल आता है आस्था का कि भाई ये जो कॉरिडोर बन रहा है वो आस्था के साथ कैसे कनेक्टिविटी देगा। तो यहां पे ये भी समझा देता हूं। जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहे हैं मेरठ से लेकर प्रयागराज का, तो ये कनेक्ट किया जाएगा इटावा और चित्रकूट वाले हिस्से से, और लखनऊ से जो आपका गोरखपुर और बलिया, आजमगढ़, इन सभी हिस्सों को भी ये कनेक्ट करेंगे आपस में। अब यहाँ पे धार्मिक जो हमारे कॉरिडोर हैं वो मजबूत हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा प्रयागराज, विंध्याचल, काशी कॉरिडोर, ये यहां से कनेक्ट किया जाएगा, संगम से लेकर आपका विंध्याचल, इसके साथ साथ काशी तक की यात्रा इससे तेज हो जाएगी। दूसरा प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर कॉरिडोर, ये दूसरा है जो इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से जुड़ जाता है। राम भक्त जितने भी हैं, भगवान श्री राम की जो भक्ति करते हैं भाई, वो बहुत इजीली यहाँ से जुड़ सकते हैं। फिर प्रयागराज, लखनऊ, नैमिषारण्य कॉरिडोर, आपने देखा होगा नैमिषारण्य जो सीतापुर वाले एरिया में आता है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। फिर प्रयागराज, राजापुर, चित्रकूट कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं वो सारे इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन कॉरिडोर, जितने भगवान श्री कृष्ण के जितने भी भक्त हैं वो यहां से इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा YEIDA के बारे में। उत्तर प्रदेश का ये उभरता हुआ ग्लोबल हब है। अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसका गठन मुख्य रूप से जो गौतम बुद्ध नगर है, जिसको हम बेसिकली नोएडा कह देते हैं, और आगरा के बीच का जो एरिया है वहां पे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए किया गया था। मतलब शहरी विकास को और ज्यादा गति देने के लिए किया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे आकर्षक निवेश केंद्रों में से ये एक है। तो मैंने आपको एरिया बता दिया। अब इसी एरिया में फिल्म सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है।
दूसरी बात यहां पे आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर YEIDA की फुल फॉर्म की बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेस वे, क्लियर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये याद रखिएगा कि नोएडा इंटरनेशनल जो फिल्म सिटी प्रोजेक्ट है, वहां से अगर हम बात करें कि भाई कंसेशनर वेव्यू जो आपका भूटानी फिल्म जो सिटी है प्राइवेट लिमिटेड, उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसकी वजह प्रोजेक्ट एग्रीमेंट की तारीख से 6 महीने के अंदर फाइनेंशियल क्लोज हासिल ना कर पाना था। क्लियर। अब इसने कुछ चीजें दिखाई हैं, कुछ बातें बताई हैं कि भाई जो हमारी फिल्म सिटी होगी वो किस तरीके से डेवलप की जाएगी। ये पूरा का पूरा इन्होंने एक मैप जारी किया है, वो मैप मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्टर 21 है उसमें मीडिया और एविएशन क्लस्टर बनाया जाएगा। आपका जो सेक्टर 10 है इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर बनाया जाएगा। यहां पे 28 में आपको मेडटेक और डाटा क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी बैंक रहेंगी, आपके बहुत सारे जितने भी जो मेन चीजें हैं वो यहां पे डेवलप किए जाएंगे। आपको पता ही होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवर एयरपोर्ट भी कह रहे हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ आपको इस एरिया में जो चीजें डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं वो शायद ही भारत के किसी एरिया में डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये एरिया आज की डेट में शायद इंडिया का सबसे टॉप प्रायोरिटी पे बढ़ने वाला एरिया है, जहां पे युवाओं के लिए एक रोजगार सिर्फ छोटी सी चीज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से जॉब लेना चाहता है। यहां रोजगार भर के हैं, यहां पे बच्चे के ऊपर है कि वो कितना जॉब ले सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आर्थिक निवेश यहां पर अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। शहरीकरण इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, न्यू आपका जो नोएडा है वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो राया वाला एरिया पड़ता है, जो मथुरा के पास पड़ता है, वो बढ़ेगा। रोजगार यहां पे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जैसे जेवर एयरपोर्ट में ही बताया जा रहा है। जो भर्ती आई हैं वो आ चुकी हैं, आपके 5 लाख से अधिक नौकरियां वहां पे पैदा होंगी। लॉजिस्टिक जो दिल्ली एनसीआर के लिए एक क्षेत्र सबसे बड़ा एरिया पड़ता है, उसमें जॉब्स आएंगी। तो ये बड़े एरिया हैं जहां पे बेटा आपको जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे जेवर एयरपोर्ट हो गया, फिल्म सिटी हो गया, DMRC हो गया, आपका टेक जोन हो गया, FI ट्रैक हो गया, आपका क्रिकेट स्टेडियम हो गया। इसके आसपास का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ आपको इंतजार करना है कि आपके हिसाब से जॉब कब आ रही है और आप उसे कब ले पा रहे हैं। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने लेवल को और इंक्रीज कीजिए, जिससे जब भी आपके लिए जॉब आए तो वो आपकी हो। जय हिंद, जय भारत।